Hello friends, welcome back to our YouTube channel. So friends, in the previous video, that is in lecture 11, we have just completed very important chapter जो कि था माइक्रोबायोलॉजी। तो हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू मॉड्यूल दैट इज मेटाबॉलिज्म, एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल स्पेशली इन कंटेक्स्ट योर सेमेस्टर एग्जाम, क्योंकि इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है आइदर शॉर्ट और 5 to 10 मार्क्स क्वेश्चन। सो आप ये लेक्चर को ध्यान से देखिए और साथ ही साथ गाइस आपसे एक अपील है, इस लेक्चर को जरूर ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करें, क्योंकि जब तक आप लोग शेयर नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, तब तक इसका रीच नहीं बढ़ेगा एंड वी कांट रीच मोर स्टूडेंट। ओके, सो इतना आप जरूर करें, इससे हमें बहुत ही हेल्प मिलेगा। सो चलिए अपने चलते हैं अपने मॉड्यूल की ओर। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। ओके, सो मेटाबॉलिज्म इज नथिंग बट अ प्रोसेस टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। ओके, और मेटाबॉलिज्म सो जो भी प्रोसेस जिससे हम फूड लेते हैं उससे हमको एनर्जी मिलता है। ओके, सो दिस प्रोसेस वी कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। ओके, सो मेटाबॉलिज्म पढ़ना पहले क्यों जरूरी है, क्योंकि बिकॉज गाइस इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो दैट हाउ आवर बॉडी गेटिंग एनर्जी। ओके, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। सो चलिए चलते हैं, सबसे पहले जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। क्योंकि आपको यहाँ पर बेसिक आइडिया लेना पड़ेगा थर्मोडायनेमिक्स, बिकॉज थर्मोडायनेमिक्स इज रिलेटेड टू द एनर्जी टू। ओके, सो स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एंड ट्रांसफॉर्मेशन दैट अकर इन मैटर इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। ओके, सो मैटर या कोई वस्तु या कोई चीज में जो भी चेंजेस होता है उसका स्टडी करना ही कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। ओके, एंड देयर आर 2 लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड आई थिंक आप लोग को बहुत पहले भी याद होगा। ओके, अगर आपने क्लास 11 12 में पढ़ा होगा थोड़ा भी बायोलॉजी, देन आपको याद होगा। फर्स्ट लॉ क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, और सिंपली आप कह सकते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, फॉर एग्जांपल है सपोज ग्रीन प्लांट कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन अ फूड मॉलिक्यूल which manufacture okay and we take food, so further it will basically help to build our muscles. Okay, so आप कह सकते हैं कि एनर्जी क्या होता है, ना ही क्रिएटेड हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है, जस्ट इट इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर सोर्स। ओके, मैं अर्लियर वीडियो में 1-2 एग्जांपल दिया था। लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ फैन। ओके, सो फैन में क्या हो रहा है, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और सिंपली कह सकते हैं अगर हम बात करें कि अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर कोयला वगैरह से हो रहा है तो वहां पर क्या हो रहा है, थर्मल एनर्जी, और उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। सो देयर इज बेसिकली कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। ओके, सो यू कैन से एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ। कमिंग टू आवर सेकेंड लॉ क्या है, फॉर एनी प्रोसेस टू अकर देयर इज अ डिक्रीज इन फ्री एनर्जी एंड इंक्रीज इन रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। ओके, फिर से बोलता हूं दैट फॉर एनी प्रोसेस टू अकर देयर इज डिक्रीज इन फ्री एनर्जी एंड इंक्रीज इन रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। सो कोई भी प्रोसेस होने के लिए ये सफिशिएंट कंडीशन है कि दैट देयर शुड बी अ डिक्रीज इन फ्री एनर्जी एंड इंक्रीज इन रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम। ओके, सो चलते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर, दैट इज द एंडोजेनिक वर्सेस एक्सोजेनिक रिएक्शन। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका एग्जाम में इससे 1 या 2 क्वेश्चन आ ही जाता है। ओके, आइदर आपको 1 मार्क्स का आ जाए या 5 मार्क्स का भी आ सकता है, तो ये आप थोड़ा ध्यान से देखें। सो इंट्रोपी थोड़ा जान लेते हैं। इंट्रोपी क्या है, क्या डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड इंट्रोपी। ओके, सो ये जो इंट्रोपी मींस सेकंड लॉ से हमको मिला इंट्रोपी का डिफिनेशन। ओके, सो डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड इंट्रोपी एंड देयर इज ऑलवेज अ रेगुलर एंड कंटिन्यूअस डिसिपेशन ऑफ एनर्जी from the living system in the form of heat and conversion of heat in is non convertible in living system. Okay, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोजेनिक वर्सेस एक्सोजेनिक। सो एंडोजेनिक रिएक्शन क्या होता है, दे आर अनफेवरेबल और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस आपको ऑलरेडी पता होगा, नहीं पता मैं आपको बेसिक आइडिया देता हूं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है 2 रिएक्शन बीच अकर इटसेल्फ। ओके, मींस जहां पर हमको जस्ट एक्सटर्नल सोर्स वगैरह से हमको हो जाता है। ओके, बट नॉन स्पॉन्टेनियस क्या, जहां पर मींस ऑटोमेटिकली रिएक्शन नहीं होता है। ओके, जैसे कोल माइन वगैरह में अगर आग ऑटोमेटिकली लग जाता है उसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ओके, बट यू आर बर्निंग अ पेपर दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, मींस यू हैव टू प्रोवाइड एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड, सो दैट वी कॉल्ड एज नॉन स्पॉन्टेनियस। सिमिलरली एंडोजेनिक में क्या होता है, absorb energy from the surrounding and it release energy to the surrounding. Similarly, free energy of the system increases, that is the gives free energy is positive. Okay, so delta G और कह सकते हैं G क्या होता है, यहाँ पर पॉजिटिव होता है और यहाँ G क्या होता है, निगेटिव होता है। G गिव्स फ्री एनर्जी को डिनोट करते हैं। ओके, सो आप देख सकते हैं ये सब आपका, अगर आप मैं बार कर रहा हूँ 11 12 में अगर आपने पढ़ा हुआ तो बहुत आसानी लग रहा होगा आपको। Similarly, entropy means degree of randomness of particle. This is decreases and entropy increases. Okay, exogenic means आपका रिएक्शन अगर ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है तो ऑब्वियस है कि पार्टिकल का मूवमेंट ज्यादा होगा, so that's why entropy increases. So that is all about the
एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन. सिमिलरली कमिंग टू दैट एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन. ओके, सो एक्सोथर्मिक में क्या होता है, इंथैल्पी. इंथैल्पी क्या होता है, हीट कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट इज लेस देन दैट ऑफ रिएक्टेंट, सो दैट वी कॉल इंथैल्पी. ओके, सो इंथैल्पी यहाँ पर क्या होता है, हीट कंटेंट. ओके, सो हीट कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट इज लेस देन दैट ऑफ रिएक्टेंट and here enthalpy or heat content of the product is greater than that of reactant. Okay, so enthalpy यहाँ पर कह सकते हैं कि आप रिएक्टेंट से ज्यादा होता है. ओके, मींस प्रोडक्ट का इंथैल्पी ज्यादा होता है देन रिएक्टेंट. यहाँ जस्ट रिवर्स होता है. सिमिलरली यहाँ प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट. यहाँ पर क्या होता है, रिएक्टेंट्स आर मोर स्टेबल. ओके, तो यहाँ एक्सोथर्मिक में क्या होता है, प्रोडक्ट मोर स्टेबल होता है, यहाँ रिएक्टेंट मोर स्टेबल होता है. सो जस्ट रिवर्स है. यहाँ हीट इवॉल्व होता है, यहाँ हीट अब्जॉर्ब होता है इंडोथर्मिक में. सिमिलरली इंथैल्पी चेंज यहाँ पर निगेटिव होता है एंड यहाँ इंथैल्पी चेंज इज पॉजिटिव. ओके, यहाँ निगेटिव क्यों होता है, यहाँ पॉजिटिव क्यों होता है, कि यहाँ पर फर्स्ट ही पॉइंट से आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर इंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट लेस देन दैट ऑफ रिएक्टेंट. ओके, सो यहाँ क्या इंथैल्पी लेस होता है देन रिएक्टेंट, सो दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिव. एंड यहाँ क्या होता है, हीट कंटेंट प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ रिएक्टेंट, सो दैट्स व्हाई हियर इट इज पॉजिटिव. सो आई होप क्लियर हो गया होगा. कमिंग टू लास्ट पॉइंट, रिएक्शन शुड बी प्रिपेयरली कंडक्टेड एट लो टेम्परेचर. ओके, सो यहाँ पर क्या होता है, एक्सोथर्मिक में कोई भी रिएक्शन अगर कराना होता है तो इसमें लो टेम्परेचर का जरूरत होता है. यहाँ पर क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे. ओके, सो इंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है. सो आई होप क्लियर हो गया होगा. कमिंग टू नेक्स्ट, दैट द कंसेप्ट ऑफ के इक्विलिब्रियम एंड रिलेशन टू द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी. ओके, सो के इक्विलिब्रियम के बारे में हम लोग थोड़ा बेसिक आइडिया लेंगे और स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी क्या होता है, मीन्स रिलेटेड टू स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी के इक्विलिब्रियम का क्या कंसेप्ट है वो हम लोग जानेंगे. तो चलते हैं अपना नोट्स की ओर. सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज द वैल्यू ऑफ रिएक्शन कोएफिशिएंट एट केमिकल इक्विलिब्रियम. अ स्टेट अप्रोच बाय द डायनामिक केमिकल system after sufficient time has elapsed at which composition has no measurable tendency toward the further change. For a given set of reaction conditions, the equilibrium constant is independent of initial analytical concentration of the reactant and product species of the mixture. I know मैं बस पढ़ रहा हूँ, आप लोगों को लग रहा है बस आप पढ़ रहे हैं, समझाए तो कुछ है ही नहीं. मैं समझाना बस यही चाहता हूँ, बस आपके ऊपर लास्ट पॉइंट ध्यान रखना कि फॉर अ गिवन सेट ऑफ रिएक्शंस कंडीशंस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल एनालिटिकल कंसंट्रेशन. ओके, सो कोई भी रिएक्शन कंडीशन के लिए एक ध्यान रखें कि इक्विलिब्रियम कंडीशन और आप कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है इंडिपेंडेंट होता है. ओके, फॉर इनिशियल एनालिटिकल कंसंट्रेशन. ओके, फिर से बोलता हूं, कोई भी रिएक्शन के होने के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल एनालिटिकल, या आप कह सकते हैं इनिशियल जो भी रिएक्टर वगैरह रहेगा उससे इंडिपेंडेंट होगा. दैट इज द कंसेप्ट ऑफ के इक्विलिब्रियम इन रिलेशन टू स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी. मूव करते हैं नेक्स्ट गाइस. कुछ एक जनरल टर्म है, आपको ध्यान रखना है. मींस आप कह सकते हैं कि जनरल इंफॉर्मेशन, इफ के इक्विलिब्रियम इज ग्रेटर देन 1 इट मींस कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट आर ग्रेटर देन दैट ऑफ रिएक्टेंट. ओके, ये सब बेसिक है, आप लोग आई थिंक पढ़े ही होंगे. अगर के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1 है तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर देन रिएक्टेंट. सिमिलरली इफ के इक्विलिब्रियम इज लेस देन 1, सो यहां पर क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आर लेस देन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. सो दैट्स ऑल अबाउट द रिलेशन ऑफ के इक्विलिब्रियम विद रिस्पेक्ट टू नंबर. So knowledge of equilibrium constant is essential for understanding many chemical system, and it is basically used, or you can say it also useful for the processes such as the oxygen transport by hemoglobin in the blood or acid base hemolysis in the human body. Okay, so ये सब को स्टडी करने के लिए हमको के इक्विलिब्रियम का नॉलेज होना ही चाहिए. That's why we are studying here. Coming to next, that is the free energy or free energy change of reaction in any state, or delta G when equilibrium has not been attained is related to the standard free energy change in the reaction, or delta G naught. Okay, delta G naught को कहते हैं standard free energy or standard Gibbs free energy. Okay, which is equal to the difference in free energy in formation of product and reactant both in standard state. Okay, so delta G naught क्या हुआ, चेंज, और आप कह सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ फ्री एनर्जी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट. ओके, सो जो भी फ्री एनर्जी आपका प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में बना उसका डिफरेंस अगर आप निकाल लिया तो डेल्टा जी कहेंगे. ओके, और चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी. ओके, सो एक फॉर्मूला होता है, ये ध्यान रखेंगे, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, जहां पर क्यू क्या है, रिएक्शन कोएफिशिएंट है. ओके, सो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू. इसमें आपको मीन्स न्यूमेरिकल वगैरह आने का चांस कम ही है, बट आप ये फॉर्मूला याद रख लें, क्योंकि अगर आना भी होगा तो जस्ट दे विल प्रोवाइड ऑल इन्फॉर्मेशन, जस्ट आपको फॉर्मूला पुट करके आंसर निकालना होगा. ओके, सो इफ के इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड देयर इज नो फर्दर फ्री एनर्जी चेंज, दैट इज डेल्टा जी इक्वल टू 0. आपको पता है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे या इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, डेल्टा जी या चेंज इन फ्री एनर्जी 0 होता है. ओके, एंड क्यू बिकम्स इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. सो जस्ट दिस इज द फॉर्मूला, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम. आर का वैल्यू आपको पता है 2.303 एंड डेल्टा जी नॉट इक्वल टू 2.203 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम. ओके, कमिंग टू द लास्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर दिस, दैट द स्पॉन्टेनिटी. ऑलरेडी मैंने स्पॉन्टेनिटी का आपको एग्जांपल दे दिया था स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में, कि
it is the tendency of a process to occur naturally, means there will be no any external agent, that we call it as spontaneity, and this is the basically measure of randomness or disorderliness of the molecule of the system. Okay, कुछ याद रखें यहाँ पर कि डेल्टा एस या चेंज इन स्पॉन्टेनिटी इक्वल टू एस फाइनल माइनस एस इनिशियल. इफ एस फाइनल इज ग्रेटर देन एस इनिशियल देन डेल्टा एस इज पॉजिटिव. ओके, तो डेल्टा एस को क्या होगा, पॉजिटिव होगा. ओके, तो डेल्टा एस क्या पर रिप्रेजेंट कर रहा है, इंट्रोपी. ओके, तो इंट्रोपी को ही कहते हैं चेंज इन और आप कह सकते हैं रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ सिस्टम. ओके, तो ये आपको बस एज अ शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है कि इफ इंट्रोपी फाइनल इज ग्रेटर देन इंट्रोपी इनिशियल देन डेल्टा एस इज पॉजिटिव. ऑब्वियस है, सपोज एग्जांपल ले एस फाइनल अगर 10 है, ओके, और एस इनिशियल 2 है, देन 10 minus 2 will be positive. So मूव करते हैं अपना लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, दैट द एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. सो आपको पता है एटीपी ऑल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. व्हाई? बिकॉज इट हेल्प टू प्रोवाइड द एनर्जी टू द सेल. ओके, तो चलिए बात करते हैं थोड़ा एटीपी के बारे में. सो एटीपी और शॉर्ट फॉर्म इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. इट कंसिस्ट ऑफ प्यूरिन बेस एडेनिन, पेंटोज सुगर, राइबोस एंड 3 molecule of phosphoric acid. Adenine and ribose collectively constitute nucleoside and adenoside, okay, which have having 1 or 3 phosphate group from the AMP adenosine monophosphate and ADP adenosine diphosphate and ATP adenosine triphosphate respectively. Okay, so ये adenine और ribose को collectively ये सब means उसका पार्ट ही है. ओके, ADP और ATP. सो इन एटीपी हमको बस यहाँ पर कंसर्न है एटीपी के बारे में. एटीपी बारे में आपको जान रखना है. इन एटीपी द लास्ट फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड विद द एडीपी बाय स्पेशल बॉन्ड नोन एज एनर्जी रिच बॉन्ड. ये आपको याद रखना है, एनर्जी रिच बॉन्ड. ओके, सो एटीपी का जो लास्ट सेल होता है या लास्ट फॉस्फेट ग्रुप होता है वो किससे ज्वाइन होता है, बाय एडीपी थ्रू विच बॉन्ड, एनर्जी रिच बॉन्ड. ओके, और आपको आ सकता है एनर्जी रिच बॉन्ड. क्यों? बिकॉज व्हेन द लास्ट फॉस्फेट ग्रुप ऑफ एटीपी इज रिलीज द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज. ओके, अब देख सकते हैं एपी APPP, then it will release a large number of energy. आप यहाँ पर देख सकते हैं 7300 कैलोरी एनर्जी हो रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा होता है. ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. ओके, सो द स्टोर्ड केमिकल एनर्जी इज डिस्पोज्ड वेरी क्विकली एट द टाइम ऑफ द नीड ऑफ वेरियस सेलुलर रिएक्शन और सेलुलर फंक्शन. सो in that context ATP come to scenario and ATP provide the energy to the cell. Okay, so जब भी सेल को जरूरी होता है वो एनर्जी का, who will provide ATP. okay, ATP का फॉर्मेशन कैसे होता है, लास्ट फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो कंबाइन होता है एनर्जी रिच बॉन्ड से, एंड व्हेन इट बॉन्ड बेसिकली ब्रेक देन दे विल रीच अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. सो फ्रॉम देयर दे विल गेट एनर्जी. सो आई होप क्लियर हो गया. सो फ्रेंड, thus we have completed this lecture. आई होप आपको लेक्चर मजा होगा. अगर कोई भी पार्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, फील फ्री टू कमेंट हियर. आप हमको पर्सनली व्हाट्सएप में डीएम भी कर सकते हैं. कुछ नहीं आ रहा समझ में, आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल. एंड प्लीज गाइस सपोर्ट करें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू, बाय बाय, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो.